Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो क्रैश कोर्स ऑन कम्पैटिटिव इंग्लिश के लिए है एंड आज का टॉपिक क्रैश कोर्स में है एक्टिव पैसिव और इसलिए एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज 1 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस प्रत्येक क्वेश्चन में इन ईच क्वेश्चन देयर आर A, B, C, D ऑप्शंस एंड इन ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे और पैसिव वॉइस को आज हम पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज को इस तरह से सॉल्व करेंगे एंड जो पॉइंट्स सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। Then what are the instruction here? We need to also read the directions. A sentence has been given in active or passive voice, means sentence may be in active or sentence may be in passive. Out of the 4 alternatives, select the one. किसी जो 4 alternatives आपको दिए गए इनमें से कोई भी एक चूज करिए। One which best expresses the same sense in active or passive. मीन्स जो बेस्ट सेंस को सबसे बेस्ट और सेम सेंस को, अगर एक्टिव है तो पैसिव में सेम सेंस को, और अगर पैसिव में दिया गया है सेंटेंस तो एक्टिव में सेम सेंस को जो एक्सप्रेस करता वो बेस्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। तो यानी सेंटेंस या तो एक्टिव में दिया गया होगा तो हमको पैसिव में उसका चूज ऑप्शन क्या है चूज करना है, और अगर सेंटेंस पैसिव में है तो उसका एक्टिव में क्या ऑप्शन है ये हमको चूज करना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज The first son dried the garbage for 1 to 3 days to bring down the moisture level. तो यहाँ पर देखिए कि पैसिव ये the first son dried सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है एंड एक्टिव वॉइस में है। द फर्स्ट सन ड्राइड, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ही सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो द फर्स्ट सन ड्राइड टू गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला है, एक ही सेंटेंस है, बाकी शब्द इसमें इधर उधर से शब्द लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बना देते हैं और उसके बाद फिर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर सन ड्राइड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो थर्ड फॉर्म में तो सन ड्राइड ही रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द गार्बेज सब्जेक्ट हो जाएगा इसका। तो इसलिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो द गार्बेज के बाद, गार्बेज सिंगुलर है तो वॉज आएगा उसके साथ, द गार्बेज वॉज सन ड्राइड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये देखते हैं हम। तो हमारे पास द मॉइस्चर लेवल वॉज ब्रॉट डाउन, ये क्या है, इसमें गार्बेज तो सब्जेक्ट नहीं हो रहा है। 1 to 3 days ऑफ सन ड्राइंग ब्रॉट डाउन, इसमें भी गार्बेज सब्जेक्ट नहीं है। द मॉइस्चर लेवल ऑफ द गार्बेज केम डाउन, तो ये खुद एक्टिव में ही लिखा हुआ है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको जब एक्टिव में है सेंटेंस तो हमको उसको पैसिव में चेंज करना है, और पैसिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज पर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट में। तो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में है द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। तो इसलिए फर्स्ट का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें मैं ये एक्सरसाइज आपको सीधे सीधे मैं डायरेक्ट बिना कुछ इधर उधर की बातें किए हुए आपको करा रहा हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ, पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको सलाह दी है, एंड अगेन आई एम एडवाइजिंग यू, दोबारा से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इस किसी भी मेरे द्वारा दी जाने वाली किसी भी एक्सरसाइज को पहले उसका ऑडियो म्यूट करके, ऑडियो को ऑफ करके, इसके बाद फिर उसको प्ले करिए और उस एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर्स भी नोट डाउन करने की कोशिश करिए, बल्कि करिए, कोशिश मत करिए, आंसर्स को नोट डाउन करिए। एंड आंसर्स को नोट डाउन करने के बाद फिर आप इसको प्ले करके और फिर मेरे साथ आप सॉल्व करिए, जैसे मैं बोल रहा हूं फिर उस हिसाब से आप सॉल्व करिए। तो अगर मेरे और आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं उतना आपने बहुत अच्छा किया है, एंड अगर मेरे और आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, कोई डिफरेंस है, तो वहां पर आपको करेक्शन करने की जरूरत है एंड दोबारा से आगे
के सेंटेंसेस में या आगे की एक्सरसाइजेस में ये आपको करेक्ट करने की आवश्यकता है। मैं हर टर्न पर एक एक्सरसाइज दूंगा, मतलब मैं सबसे पहले इसका जो क्रम रहेगा वो क्रम मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि क्रैश कोर्स में सबसे पहले स्पॉटिंग एरर की एक्सरसाइजेस में दूंगा, उसके बाद फिर अगले दिन अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज दूंगा, अगले दिन सिनोनिम्स की एक्सरसाइज दूंगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज दूंगा, उसके बाद फिर पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज दूंगा, एंड उसके बाद फिर एंटोनिम्स की एक्सरसाइज दूंगा, यानी कल आपको एंटोनिम्स की एक्सरसाइज दी जाएगी। फिर उससे अगले दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइज दूंगा, उससे अगले दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज दूंगा, फिर क्लोज टेस्ट की एक्सरसाइज दूंगा, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक्सरसाइज दूंगा, उसके बाद फिर मिस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स की भी मैं एक्सरसाइज दूंगा। मिस स्पेल्ट और करेक्टली स्पेल्ट ऐसे कहना चाहिए मुझे, मिस स्पेल्ट और करेक्टली स्पेल्ट वर्ड्स की एक्सरसाइजेस दूंगा। ये एक्सरसाइज लास्ट होगी, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक वॉन्ट बी पॉसिबल ऑन स्क्रीन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स चाहेंगे तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देने लगूंगा, एंड उसके बाद में फिर से दोबारा से स्पॉटिंग एरर्स पर आ जाऊंगा। तो ये क्रम रहेगा, तो इसलिए अगले एक्सरसाइज में ये सब चीजें काम आएंगी जो आप मेरे साथ सुनेंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो इसमें हमने ये तो पहला सेंटेंस तो हमने बता ही दिया, दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब हम आते हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली। तो अगर आपने ये म्यूट करके और इसकी अब मैं ऐसे समझ रहा हूं कि आपने म्यूट करके यानी ऑडियो को ऑफ करके आपने एक बार इसको सुन लिया है, अब दोबारा आप मतलब एक बार आपने इसको सॉल्व कर लिया है एंड अब आप दोबारा मेरे साथ कर रहे हैं, तो जरूर ही इसमें आपको वन मस्ट डू, व्हाट मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली, इसमें आपका क्या रहा आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए हर हमको देखना चाहिए कि वर्ब को सब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाई लगा करके। कभी कभी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट को हम छोड़ भी देते हैं, बाई वगैरह नहीं लगाते, और ऐसे ही हम उसको छोड़ भी देते हैं कई बार। अब हमको ऑप्शन क्या मिलते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। अगर सारे ऑप्शंस गलत हैं तो फिर हमको ये देखना चाहिए कि सबसे नजदीक और सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फिर हम उस ऑप्शन को चुनते हैं, क्योंकि हमको चुनना ऑप्शन में से ही है। तो व्हाट मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली, इस सेंटेंस की जरा तकनीकी को समझिए। ये सेंटेंस उल्टा लिखा हुआ है, ये सेंटेंस उल्टा लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें कोई दोष निकाल रहा हूं, उल्टा लिखने का मतलब ये है कि इसकी आर्ट है ये एक तरह से। वो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो मतलब इस तरह से लिखा है कि वो सब्जेक्ट लग रहा है या वो अलग तरह का सेंटेंस लग रहा है। तो व्हाट मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली, यहाँ देखिए हमेशा पैसिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक उस सेंटेंस को पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो वो वन मस्ट डू प्रॉपरली, तो इस डू का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखिए मैं इस डू पर हूं, वन मस्ट डू प्रॉपरली, तो इस डू का ऑब्जेक्ट क्या है ये ढूंढने की कोशिश करिए। वन मस्ट डू प्रॉपरली, तो इस डू का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डू, तो देन यू विल फाइंड, आप ये देखेंगे कि आपको मिलेगा कि ये व्हाट मस्ट डू ये इसी डू का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही राइट्स अ लेटर में लेटर राइट का ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से इस डू का, जिस डू को मैं यहाँ ये घूम रहा है कर्सर, इस डू का ऑब्जेक्ट कौन है, जब तक इस डू का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक ये सेंटेंस पैसिव में नहीं बन सकता। तो व्हाट, तो डू का ऑब्जेक्ट कौन है, डू का ऑब्जेक्ट है व्हाट मस्ट डू, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये अपनी जगह पर यहाँ का यहीं रहेगा, और इसके बाद क्या आ जाएगी, इसके बाद वर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ये वर्ब आ जाएगी, और इसके बाद फिर ये डू क्या है, ये डू इसमें मेन वर्ब है। तो मस्ट का जो रूल होता है, मस्ट के साथ हम मस्ट डू
का जो रूल होगा वो क्या हो जाएगा, मस्ट बी डन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉट मस्ट डू मस्ट बी डन प्रॉपरली। पहले तो ये देखिए, उसके बाद आप ये मत समझिए कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये वॉट मस्ट क्या, ये अपने आप में ये एक सेंटेंस है जिसमें ये वॉट जो है ये इस डू का ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए वॉट को हम यहाँ सब्जेक्ट पैसिव में बना सकते हैं, और क्या तो ये भी अपने आप में पैसिव में बदल जाएगा। तो ये पैसिव में बदल के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉट मस्ट बी डन। वॉट मस्ट बी डन ये होकर के, और ये इस मस्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। इस मस्ट का सब्जेक्ट इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये इस डू का ऑब्जेक्ट है। ये अपने आप में सेंटेंस होते हुए भी इस डू का ऑब्जेक्ट है। फिर से देख ले, इस डू का ऑब्जेक्ट है, इस अपने आप में यह सेंटेंस होते हुए व्हाट मस्ट डू ये अपने आप में सेंटेंस है, इसके बाद भी इस डू का ये ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए इस डू के सब्जेक्ट के रूप में ये यहां पर होगा, लेकिन ये अपने आप में भी ये पूरा सेंटेंस है, तो इसलिए इसका पैसिव तो ये हो जाएगा व्हाट मस्ट बी डन, क्योंकि व्हाट जो है इस डू का ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा व्हाट मस्ट बी डन। उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट बन जाएगा इस मस्ट का, और ये हो जाएगा व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली। और ये जो वन है, वन सब्जेक्ट है इसका, इसको गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि बाई वन कहने का कोई मतलब नहीं। इसलिए इसका जो ऑप्शन 2A है ये सही है, और ये इस ऑप्शन को कहीं और नहीं दिया गया है। तो व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली। मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इनकेस बार बार सुनेंगे, कोई चीज न समझ में आई तो बार बार सुनने से भी समझ में आ जाती है। एक दो बार सुनेंगे समझ में आ जाएगी, दोबारा रिप्ले करके सुन सकते हैं। थर्ड सेंटेंस इज इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। तो इट इज योर ड्यूटी, तो यू आर आस्क्ड टू मेक टी। तो ड्यूटी में कभी आपको रोजाना, यू आर नॉट आस्क्ड डेली, एंड यू आर रिक्वायर्ड, तो दिस ऑल्सो कैन नॉट। लेकिन जब ड्यूटी है तो हम सपोज करते हैं कि आप अपने आप खुद काम, यू आर सपोज्ड टू protect the border. You are supposed to protect the border means it is your duty. Therefore you are supposed. If it had not been your duty, why would you have been supposed? अगर आपकी ड्यूटी नहीं थी तो हम सपोज क्यों करते? तो इसलिए यहाँ पर सपोज इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का ये जो है, यू आर सपोज्ड टू मेक टी एट 11 o'clock, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि हम जो है जिसकी ड्यूटी होती है उसको हम सपोज करते हैं, मीन्स उससे हम भरोसा करते हैं कि हम मान करके चलते हैं कि उसको यह काम करना चाहिए। तो देयरफॉर हम उसकी इसको ड्यूटी को मानते हैं। तो इसलिए यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock, थर्ड का सी विल बी द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पीपल सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, एंड इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। फ्रेज है ये पूरा फ्रेज, और फ्रेज किसका काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो इंग्लिश इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो इंग्लिश इज स्पोकन ये हो जाएगा। तो ये कौन सा सेंटेंस में, कौन से ऑप्शन में इंग्लिश इज स्पोकन? इंग्लिश इज स्पोकन किस में है? एक तो ए में है और एक डी में है। तो डी में जो है बाई पीपल लिखा हुआ है, एंड ए में है ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि बाई पीपल तो गायब हो सकता है, क्योंकि अगर हमको सेंस मिल रहा है, एक वास्ट सेंस में हम समझ रहे हैं कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, बोलने वाला भी समझ रहा है, बोलने वाला भी समझ रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बाई लिख करके फिर उसका सब्जेक्ट लिखा जाए, यह जरूरी नहीं है। इसलिए इंग्लिश इज स्पोकन बाई पीपल ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इसका जो ऑप्शन, मतलब इसका जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है, एंड दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द राइट ऑप्शन, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, now is the fifth question, and in the fifth question the sentence is the principal has granted him a scholarship।
द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, देखिए इसमें ग्रांटेड वर्ब है, हैज ग्रांटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज बीन ग्रांटेड हो जाएगा या हैव बीन ग्रांटेड बनेगा। तो एक तो हमको ये देखना चाहिए कि हैज बीन और हैव बीन ग्रांटेड कहाँ आ रहा है, इससे हम एक तो पता लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें हिम है और स्कॉलरशिप है। वैसे तो ये कहा जाता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लेना चाहिए, लेकिन हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेना ठीक नहीं होता है, तो कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेना चाहिए। तो इसमें या तो दोनों ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, तो हिम को बनाएंगे तो ही हो जाएगा, अ स्कॉलरशिप बनाएंगे तो अ स्कॉलरशिप तो हो ही जाएगा। तो क्या इनमें से कोई सब्जेक्ट बना है, यहाँ देखिए हमको चाहिए हैज बीन, तो हैज बीन या हैव बीन ग्रांटेड चाहिए, लेकिन डी ऑप्शन में अ स्कॉलरशिप दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है वॉज ग्रांटेड है जो कि पास्ट में है, ये हमारे लिए आवश्यक, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ए में स्कॉलरशिप एज ग्रांटेड दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या है अ स्कॉलरशिप एक्टिव वॉइस में है, जबकि हमको पैसिव वॉइस में चाहिए, और हैज ग्रांटेड है, हमको हैज बीन ग्रांटेड चाहिए, तो इसलिए ये भी ठीक नहीं है। एंड बी में है ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, एंड सी है ही हैज ग्रांटेड इज इटसेल्फ इन एक्टिव वॉइस, तो इसलिए ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो he has been granted a scholarship by the principal, this is the right answer. Now the option we move to the next question, and next question means question number 6. So question number 6 is there. This is question number 6. We all know that there is only one God. तो हम यहाँ पर देखिए वी ऑल नो, वी इसमें सब्जेक्ट है, वी ऑल ये सब्जेक्ट है, नो नो क्या है इसकी वर्ब है, एंड व्हाट डू वी नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ये इसका ऑब्जेक्ट है, दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ये पूरी का पूरा सेंटेंस है, पूरा का पूरा क्लॉज ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि दैट देयर इज ओनली वन गॉड, इसको हम सब्जेक्ट बना दें, हालांकि इज वाला है तो जहां इज लगाए तो ये अपने आप में क्लॉज होते हुए भी पैसिव में चेंज किया जा सकता है। व्हाट मस्ट डू का जैसे हमने कर दिया व्हाट मस्ट बी डन, इसी तरह से इसका भी पैसिव किया जा सकता है, लेकिन इसमें इज जो है दैट इज स्टेटिव वर्ब, एंड इसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए होती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब इसमें तो है नहीं, इसलिए दैट देयर इज ओनली वन गॉड इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। एंड इसके साथ वी ऑल नो, वी ऑल नो में वी ऑल सब्जेक्ट है, नो इसकी ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड नो का ऑब्जेक्ट दैट देयर इज ओनली वन गॉड ये पूरी की पूरी क्लॉज है, तो इसलिए नो का पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये कि दैट देयर इज ओनली वन गॉड है ना, इसको हम सब्जेक्ट बनाए, दैट देयर इज ओनली वन गॉड इज नोन टू अस, या तो हम ऐसे लिखें क्योंकि वी है, वी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यह वी के लिए बाई अस ना करके टू अस आता है, इज नोन टू अस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमको ये बनाना होगा। दूसरा है कि अगर हम दैट को जहां लिखा है नो के बाद वहीं रहने दें, और इट से हम इसको सब्जेक्ट, जब क्लॉज होता है तो क्लॉज को हम वहां भी रहने दे सकते हैं, और इट जो होता है उसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, इन दो ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर दिया जा रहा है देख लेते हैं। वी आर ऑल नोन, वी आर ऑल नोन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वी एक्टिव का सब्जेक्ट है, तो ये या तो वर्ब के बाद जाएगा भी, बाई के साथ, बाई इससे पहले आएगा और वर्ब के बाद लिखा जाएगा, या फिर आएगा ही नहीं, इसलिए ए ऑप्शन इज नॉट राइट ऑप्शन। इट इज नोन टू अस, यहां मैंने कहा था कि इट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो इज से पहले इट आकर के इट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, इट इज नोन टू अस ऑल, ये हो गया यहाँ। और क्या ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट है दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ये अस ऑल के बाद में आ गया, तो दिस इज द राइट सेंटेंस, यानी 6B इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो वी ऑल नो की जगह इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड, सो 6 का बी आंसर इसका सही ऑप्शन है, बी सही ऑप्शन है। इसी तरह से डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी ये नेगेटिव में है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर
बी आता है और बी के बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है। चूंकि ये नेगेटिव है, अगर ये लाफ एट मी होता तो लेट से शुरू होता, लेकिन डोंट भी है इसमें, यानी कि नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट कहाँ आ जाता है, वो बी के बाद आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए दूसरी बात यह है कि इसमें एट मी आया हुआ है। एट मी का मतलब है कि मी तो अब कहाँ चला जाएगा, मी तो मतलब लाफ से पहले चला जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें प्रेपोजिशन भी आया हुआ है, तो चूंकि प्रेपोजिशन भी आया हुआ है, ये लाफ जो है एक ऐसी वर्ब है, एक क्या मतलब इसकी जैसे कुछ और भी वर्ब्स हैं, ऐसी ही लाफ एक वर्ब है। उन वर्ब्स में से लाफ एक ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव होती है, यानी कि वो ट्रांजिटिव नहीं होती, और जब वो ट्रांजिटिव नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इस तरह की कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ अगर प्रेपोजिशन लगा दिया जाए तो फिर उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो उन्हीं में से एक वर्ब है लाफ। तो लाफ के साथ प्रेपोजिशन एट आया है, डोंट लाफ एट मी। तो इसी तरह से डोंट लुक एट मी, इसके साथ भी यही व्यवहार हो जाएगा। तो डोंट लाफ एट मी में मी को तो हम सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट या लेट वाले इसमें नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन इसका प्रेपोजिशन खत्म नहीं होगा। तो इसलिए प्रेपोजिशन कहाँ आएगा, लाफ के साथ ही आएगा, यानी वर्ब के साथ ही आएगा। तो इसलिए कौन से ऑप्शन में प्रेपोजिशन को के साथ में दिया गया है, तो एक तो है लेट मी बी लाफ्ड एट, तो लेकिन इसमें नॉट नहीं है। जब नॉट नहीं है तो ये सेंटेंस सही नहीं है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वी कैन नॉट यूज इट। देन ऑप्शन बी इज लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। ये क्या है, ये ठीक है, क्योंकि लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, उसके बाद में फिर उसके साथ एट प्रेपोजिशन भी आ रहा है। तो लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, ये दिस इज द राइट ऑप्शन। एंड आई एम लाफ्ड एट, ये सब गलत हो जाएगा। लेट मी बी नॉट लाफ्ड, इसमें भी क्या है, ये और ये बी वाला एक ही जैसा है सेंटेंस, लेकिन इसमें एट नहीं है एंड बी में एट है, तो इसलिए 7 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। एंड देन एट क्वेश्चन में समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, तो पुल्ड इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस हो गया। समवन इज द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड द बुल क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें बुल को हम सब्जेक्ट बना देंगे, समवन को चाहे तो भाई समवन लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको डिसअपियर भी कर सकते हैं, लेकिन बुल को सब्जेक्ट बना करके। और क्या है, चूंकि पुल्ड क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सीधी सी बात है कि वॉज पुल्ड। अब बुल है, बुल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द बुल वॉज पुल्ड हो जाएगा। द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली, तो किस में है ये, द बुल हैड बीन पुल्ड, ये तो नहीं है। द बुल वॉज टू बी पुल्ड, ये भी नहीं है। एंड द बुल हैड बीन पुल्ड, ये भी नहीं है, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली, हमको तो ये चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली। इस तरह से क्या है, डी ऑप्शन है वो 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगर जैसे मैं ये क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं और आप लोगों में से किसी को ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए सूटेबल है जो पहले ग्रामर वगैरह पढ़ चुके हैं, कहीं किसी भी तरह से सेल्फ स्टडी या कहीं किसी टीचर के पास पढ़ चुके हैं, और उसके बाद अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइजेस की और ग्रामर की, तो उनके लिए क्रैश कोर्स यूजफुल है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे रूल्स डिस्कस करूंगा वो उन्होंने पहले पढ़े हुए होंगे। लेकिन यदि आपने ये इसको पहले प्रिपेयर नहीं किया है, ग्रामर आपने पहले पढ़ी नहीं और बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारी चीजें नहीं आती, जैसे पैसिव वॉइस ही नहीं आता है, तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। तब फिर आपको मेन कोर्स ऑफ कंपैरेटिव इंग्लिश, जिसमें कि मैं अभी टेंसेस की एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ और टेंसेस यानी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर में मैं टेंसेस दे रहा हूँ, तो फिर वो कोर्स करना आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। और उसमें पैसिव का भी चैप्टर आएगा, वो डिटेल में मैं वहाँ पैसिव का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उस वीडियो में जाकर के पैसिव के चैप्टर को ठीक से पढ़ा जा सकता है। तो 9th क्वेश्चन इज अ लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी, तो ही मे बी यहाँ भी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मे बी के बाद, तो इसलिए
इसलिए इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सिर्फ पैसिव वॉइस कितने का बन सकता है? अ लायन डज नॉट ईट ग्रास। यहाँ क्या है? डज नॉट सिंपल प्रेजेंट है, ईट, एंड ग्रास क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए ग्रास इज नॉट ईटन, ये सीधी सी बात है, बाय ए लायन ये हो सकता है। हाउएवर हंग्री ही मे बी। तो यहाँ पर देखिए कौन 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 से ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रास इज नॉट ईटन ये है, ग्रास इज नॉट बीइंग ईटन तो ये पैसिव का पैसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पैसिव हो गया, जो कि हमको नहीं चाहिए। ग्रास इज ईटन नॉट बाय ए लायन, ये भी हमको नहीं चाहिए। ग्रास इज बीइंग, ये भी नहीं चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ग्रास इज नॉट ईटन, यही हमने अभी डिस्कस किया था। तो ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन, हाउएवर हंग्री ही मे बी। सो 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। एंड देन 10th क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन है ही वॉज obliged टू रिजाइन। oblige का मतलब होता है, एक तो होता है किसी का उपकृत होना, किसी का उपकृत होना, या फिर मजबूर करना, किसी को मजबूर करना, या नियमों से बांधना या बंधे हुए होना, इसको हम कहते हैं। जैसे किसी कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम कहते हैं आई शैल बी obliged टू यू। आई शैल बी obliged टू यू का मतलब होता है कि मैं आपके भलाई के लिए या आपके लिए हमेशा किसी भी काम को करने के लिए उत्साहित रहूंगा, या बंधा हुआ रहूंगा, या अपने आप को बंधा हुआ समझूंगा। यानी आपने जो उपकार आज मेरे लिए किया है इसको मैं एक उपकृत रूप में हमेशा याद रखूंगा, और अगर आपको कभी मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं जरूर आपके काम आऊंगा। यह मतलब होता है oblige का। तो ही वॉज obliged टू रिजाइन, तो यहाँ पर obliged का मतलब क्या है? यहाँ obliged का मतलब सीधा सीधा फोर्स करना है। तो फोर्स करना है तो ही वॉज obliged टू रिजाइन, तो किसने किया? किसने किया? oblige कौन करता है, यानी फोर्स कौन करता है किसी ऑफिस में रिजाइन करने के लिए? कौन करता है? तो सीधी सी बात है कि वहां के सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। तो इसलिए यहाँ जैसे ये है कि ही वॉज मेड टू रिजाइन, वैसे तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ oblige नहीं आया, तो सर्कमस्टेंसेस obliged हिम टू रिजाइन, ये इसका 10th का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सर्कमस्टेंसेस obliged हिम टू रिजाइन, ही वॉज obliged, ये क्या है? ये इसका पैसिव है। ही वॉज obliged टू रिजाइन पैसिव वॉइस है, तो हमको एक्टिव वॉइस चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में क्या है? ही को तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो obliged का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो सब्जेक्ट यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस को हमने बना दिया। ठीक है। अब जैसे सपोज करें टू रिजाइन वॉज हिज ऑब्लिगेशन, अगर हम इसको देखते हैं करते हैं, तो अब अगर हम इसको चुन लेते हैं तो फिर ऐसा कौन सा रूल है जिससे ये कहा जाएगा कि ही वॉज obliged, है ना? ही वॉज मतलब वापस इसको अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो किस रूल के माध्यम से हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे? तो सर्कमस्टेंसेस obliged him to resign और he was obliged to resign, इसका सी का सही बनता है। इसलिए 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एंड सी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये पैसिव वॉइस की एक्सरसाइजेस ही आज आपको कराना था, एक्टिव पैसिव के विषय में, और इसके रूल्स को पढ़िए समझिए। एंड कल आपको हम एक्सरसाइज देंगे एंटोनिम्स की, तो कल के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू, बाय बाय।